देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट ईयर तक एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज में बेसिकली क्या हो रहा था, उन्होंने सिर्फ उन लोग हेडिंग पूछते थे, मतलब या तो नंबर दिया होगा और आपको हेडिंग मार्क करना था, या तो हेडिंग दिया था और नंबर मार्क करना था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा थे, 32 आसपास थे, फिर भी उन्होंने 5 एक निकाल दिया है और अभी कुछ 27 रहे। नहीं, प्रॉब्लम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद और एक कंसेप्ट आता है, दैट इज इंड एएस, राइट। इंड एएस जो इंटरनेशनल के बेस पर थोड़ा बना हुआ है। तो हम लोग एक बार ओवरव्यू देखते हैं, इसमें ना ज़्यादा देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर एक शॉर्ट नोट भी आती है 5 मार्क के लिए मैं इतना सारा पढ़ूँ, क्योंकि अगर चैप्टर 74 पर स्टार्ट हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली खत्म भी हो रहा है 130 आसपास, मतलब 125 आसपास, मतलब समझो कि 50 पेज का चैप्टर होगा। लेकिन आपको ओवरव्यू आना चाहिए, बस कुछ भी आना, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम जीरो लिखो, कुछ लिख सकने चाहिए। बेसिकली वही मेन कंसेप्ट है। देखो 5 में से अच्छा लिखने वाले को 4 आएगा, लेकिन एवरेज लिखने का वाले 2.5-3 मार्क तो आ जाएगा, मतलब वो पर्पस है। एमसीक्यूज नहीं है इसलिए पता नहीं, तो एमसीक्यूज में 2-3 मार्क तो आ ही जाता था मिनिमम। तो देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, एएस इज अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मिला, issued by expert accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspects or recognition, measurement, presentation and disclosure। मतलब जब हम लोग कुछ बनाते हैं, आज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने अकाउंट्स बेसिक्स भी किया, एफआईजीसी किया, तो हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए था वो जमाने में, कि कौन होता है ये बोलने वाला कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर है, या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, या डेबिट लेफ्ट साइड में आना चाहिए क्रेडिट राइट साइड में आना चाहिए, या फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ये सब कौन बोलता है? कौन बोलता है कि अगर कोई ऐसा बोलेगा नहीं मैं ये साइड क्रेडिट और ये साइड डेबिट बनाऊं तो रॉन्ग क्यों है? कौन बोला जर्नल ऐसे लिखना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस, मेरी इच्छा, मैं डेबिट ऊपर, मैं क्रेडिट ऊपर लिखूं, नीचे डेबिट लिखूं, आप समझे? कौन बोला कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड इधर, असेट साइड इधर होना चाहिए, या ऊपर वर्टिकल स्टेटमेंट में ऊपर सोर्सेज नीचे एप्लीकेशन होना चाहिए, मेरे को ऊपर एप्लीकेशन लिखना है। मीनिंग समझ रहे हो? तो ये डिस्क्लोजर मतलब किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को किस में डालना चाहिए, ये सब रूल बुक जो बोलता है ना, रूल बुक, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब समझो इसमें देखो चारों, वन रिकॉग्निशन, सेकंड इज डिस्क्लोजर, थर्ड इज मेजरमेंट एंड फोर्थ इज प्रेजेंटेशन। ये सब कंसेप्ट जो है ना वो कहां से आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। हम लोग जो एफआईजी से खाली ऐसे तीन बोला था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये तीन अकाउंट के बेस पर पूरा अकाउंट्स बेस्ड है। लेकिन हर साल हम लोग देखते हैं, अभी जब नया नया पढ़ते तो हर साल कुछ नया नया दिखता है, अचानक सोर्सेज एप्लीकेशन आगे आते ही तो लायबिलिटीज असेट चल रहा था, फिर अचानक फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिशियस का बाइफरकेशन चालू हो गया, इनकम स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन चेंज हुआ। तो ये प्रेजेंटेशन डिसाइड कौन करेगा? कोई तो होगा ना कि ये बोलेगा कि ऐसे ही करना है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से बना था तो सामने लोग रॉन्ग भी नहीं दे सकता था। अगर कोई मेरे को बोलेगा मैंने ऊपर एप्लीकेशन लिखा नीचे सोर्स लिखा है तो मेरे को रॉन्ग दे देगा, बोलेगा क्यों रॉन्ग दिया? आपने बोला सोर्सेज एप्लीकेशन बनाओ, आपने बोला लायबिलिटीज असेट्स दिखाओ, मैं कहीं भी दिखाऊं, नहीं, यू हैव टू शो एज पर द रूल्स, यू हैव टू शो एज पर द स्टैंडर्ड्स, द प्रेजेंटेशन रूल्स। तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, राइट, ये चार मेजर कंसेप्ट है। अभी पेज नंबर 75 पर आता है, ये तो सिर्फ आइडियाज हैं। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या? व्हाई इज, रूल्स बनते क्यों है? अगर मैं आपको बोलूं रूल्स क्यों बनते हैं, व्हाई इज द नेसेसरी, कोई भी जगह पे रूल्स बनाने के पीछे रीजन क्या? ओके सब लोग एक तरीके से फॉलो कर सके, ठीक है। और तो देख फर्स्ट, नहीं तेरे जो आंसर है ना वो उसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 3 है तेरा, समझो, बेनिफिट्स टू द अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। अकाउंटेंट को भी पता चला कि किस तरह से बनाना है, तो एक मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो, और ऑडिटर मतलब जो बुक चेक करने वाले उन लोग के दिमाग में भी वही है, राइट, दैट वाज द रीजन। वे तो बिलीव नहीं करेगा, जब हम लोग अकाउंट्स करते थे, मैं 1995 96 97 की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऑडिट कर रहा था, मैं रियल में बोल रहा हूँ एकदम फंस गया था, मैं रियल में बोल रहा हूँ, इट वाज अ फैक्ट। अभी व्हाट हैपेंड मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल। उसके बाद 2005 में क्या हुआ, 10 साल बाद चेंज क्या हुआ, 10 साल बाद मैं 2000, क्योंकि सामने वाला जस्टिफाई कर देगा, दैट वाज इन 1995 96, मतलब एग्जांपल मैं 12th में बेसिक जर्नल लेजर से पढ़ के गया,
और मेरे को सामने वाले ने ऑडिट के लिए भेज दिया। अब बिलीव कर, मैं ऑडिट करने गया, तो जब मैं ऑडिट करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा, देखो इस तरह से जर्नल होगा, इस तरह से लेजर होगा, मेरे को ये वेरीफाई करना होगा, पोस्टिंग बराबर होगा, यार मैं माइंड में सेट कर लिया था। जैसे वहां जाके देखा, उससे बुक गुजराती में बनाया था, ऐसे एक साइड जमा एक साइड उधार, दैट वाज द यूज, जमा उधार, दैट वाज डेबिट क्रेडिट, तो उसका पूरा पैटर्न अलग था। मैं कंफ्यूज हो गया यार, मतलब मेरे को सिखाया कुछ और गया था, वहां जाके कुछ और हुआ। तो मैंने इसको पूछा ये क्या है, तो हम लोग गुजराती मेंटेन ऐसे ही करते हम लोग। सोचो तूने गुजराती में बना दिया, सब यू आर गुजराती, यू आर महाराष्ट्रियन, यू आर साउथ इंडियन, आपने अपनी लैंग्वेज में बना दिया, अकाउंटेंट ने बना दिया, ऑडिटर फंस जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर एकदम फंस जाएगा। 2004 तक हम लोग हैंड रिटन बुक्स बनाते थे, बिलीव कर, हैंड रिटन बुक्स। हैंड रिटन बुक्स में आदमी इतना गंदा राइटिंग लिखता था ना, इतना गंदा राइटिंग, तो समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है। प्रॉब्लम क्या होता था, मैंने एकदम गंदा लिख दिया, मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैं तो कुछ भी लिखूं, तू ऑडिटर है, तू चेक करना है, तूने भी तू मेरे साथ मिला हुआ था, तूने भी चेक कर लिया बरोबर है। इनकम टैक्स ऑफिसर को बुक दिखाया, वो बोलता है ये क्या लिखा है, हमारा अकाउंटेंट ऐसे लिखता है। आपने क्या बोला, बुक्स मेंटेन करो ना, मैंने बुक्स मेंटेन किया, ऑफेंस किधर है? आपने किधर बोला ऐसे राइटिंग में मेंटेन करो? आपने तो नहीं बोला कि यही लैंग्वेज मेंटेन करो, ऐसे ही राइटिंग में मेंटेन करो, राइटिंग मेरी इच्छा। आपने बोला, मतलब आई एम नॉट, आप इनको ये नहीं बोल सकते आपने पेनल्टी लगेगा, आपने बुक नहीं बनाया, बुक बनाया। 2005 के बाद कंपलसरी हुआ इंग्लिश में मेंटेन करने का, कंप्यूटराइज मेंटेन करने का। अब सोचो, इंग्लिश में ही और कंप्यूटराइज थी, ताकि वो राइटिंग वाइटिंग का सॉल्यूशन ही सॉल्व हो जाए। पब्लिक कुछ भी लिखता था, ये रियल में बोल रहा हूँ, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी लिखता था। आपने क्या बोला, बुक बनाना है, ऐसा तेरे को क्लास में बोला है कि बुक बनाने का, तो इतना गंदा लिख, सामने को चेक करना ही कंटाला है। आप दे कैन नॉट पेनलाइज नहीं कर सकते। आपने बोला था बुक बनाने को, कैसे बुक बनाने को, राइटिंग मेरा जो है वो लिखा, अब ये नहीं बोल सकते, दैट वाज द रीजन। और बहुत कॉमन था ये, एवरीवन वाज मेंटेनिंग इन गुजराती एंड हिंदी एंड मराठी, एवरीवन, कोई इंग्लिश मेंटेन ही नहीं कर रहा था। क्यों? नहीं, अब नहीं समझे क्या, किस बात का कन्वीनियंट? उससे भी बेहतर बोलूं, एक एग्जांपल सोच कि तू सपोज गुजराती है, तू गुजराती में बुक्स मेंटेन कर रहा है, राइट? मैं ऑडिटर हूं, मैं भी गुजराती में तेरे बुक चेक कर लिया, सपोज तूने स्कैम किया, चीटिंग किया, कुछ भी गड़बड़ किया, आईटीओ तेरे को पकड़ेगा, क्या करेगा? पहले बुक मंगवाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? बुक मांगेगा, आपसे बुक मंगवा दिया, बरोबर है, आप बुक लेकर पहुंच गए, उसने बुक खोला, उसको गुजराती, मतलब वो फंसा पहले, उसको गुजराती नहीं समझा, अभी वो मेरे को ये नहीं बोल सकता आपने क्यों, अरे मेरी मर्जी यार, आपने कितना लिखा है, आपने लिखा है बुक मेंटेन करो, आपने कहीं नहीं लिखा कौन सी लैंग्वेज में मेंटेन करो, समझो। अभी क्या हो गया, वो समझो साउथ इंडियन निकला, वो समझो कोई अदर कास्ट निकला, वो समझो कैथोलिक निकला, खत्म हो गया, उसको तो समझ में नहीं आया क्या लिखा। ऑब्वियसली बुक किसको पास ऑन करेगा? समझा? वो पहले मतलब गुजराती में आएगा, और जो गुजराती में आएगा माइट भी पॉसिबल, फिर हम गुजराती गुजराती भाई भाई, फिर सेटिंग बढ़ गया। तू सोच, साइकोलॉजी सोच कि पब्लिक क्या कर सकता था अगर कंपल्शन नहीं होता तो, और उन लोगों ने फोर्सफुली अभी कर दिया। मतलब मेरे को याद है हम लोग के टाइम पर बुक्स ऐसे मेंटेन होता था, अपना ईयर एंडिंग क्या है, ईयर एंडिंग क्या है अपना, ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है ना, अरे 1 अप्रैल 31 मार्च होता है ना बुक्स, पहले दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते थे, दिवाली टू दिवाली जो ही होता है, रूल्स है गुजराती, वो कुछ नहीं, उन लोग रखते थे दिवाली टू दिवाली, वो अपना, वो लोग का ये नहीं था, उन लोग चोपड़ा भोजन गुजराती यूज करते थे आज भी, फिर उन्होंने रूल बनाए कंपलसरी होना चाहिए। मैं बुकिंग, मेरा ईयर अलग है, तू समझा, मैं रूल्स मैं अपना फॉलो करूंगा ना, तुम नहीं लिखो तो मैं कुछ भी करूंगा। आपने बोला है बुक बनाओ, मैंने बनाया, आपने बोला लैंग्वेज नहीं लिखा, हैंड रिटन आपने लिखा है, कंप्यूटराइज नहीं लिखा, आप जितना नहीं लिखो, मैं अगेंस्ट में जाऊंगा तो ठीक है, रूल बुक में दिखा, ऐसा कहीं लिखा है इंग्लिश में, अभी लिखा है सब इंग्लिश में लिखा है, बोला नहीं, कहीं लिखा है कि हैंड रिटन नहीं चलेगा, बोला नहीं, तो मेरी मर्जी।
समझा? तो बेनिफिट्स टू द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, कंपैरिजन करना इजी होता है। अच्छा, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों फॉर्मेट सेम हो। अब ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग ईयर फॉलो करता है, ये अलग फॉलो होता है, हाउ कैन यू कंपेयर? कंपैरिजन के लिए दोनों ईयर सेम होना चाहिए, दोनों पैटर्न सेम होना चाहिए, दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अगर आप लोग ने समझो रेशियोज किया तो आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन कैसे हो सकता है। अभी एक जन के रेशियो में कोई करंट असेट्स है, दूसरे में करंट असेट्स कुछ और कैटेगरी में डाला है, तो कैसे करोगे? दोनों के करंट असेट्स सेम होने चाहिए, दोनों के क्विक असेट्स वही होना चाहिए ना। एक जन बोलेगा मैंने ये लोन को, आपके लिए करंट असेट्स क्या है, 12 महीने के अंदर कुछ करंट लायबिलिटीज 12 महीना, मेरे लिए 1 महीने का है, तो नहीं 12 महीना मतलब 12 महीना, आपको डेफिनेशन है करंट लायबिलिटीज मतलब क्या, 12 महीने के अंदर पेमेंट करने का, वो इट शुड बी सेम, तो ही कंपेयर कर सकते हो। फिर आप, मैं बोला मेरा 1 महीने के अंदर वाला ही करंट लायबिलिटीज, उसके ऊपर वाला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो अलग आंसर हो जाएगा। दैट इज कंपैरिजन। इंप्रूवमेंट इन क्रेडिटेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, अगर सबका स्टेटमेंट सेम होगा, एक पैटर्न होगा, तो ज्यादा भरोसा कर सकते हो। ये तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो, रिलायबिलिटी नहीं होता, क्योंकि जब तक मैं नहीं जानूंगा ना तब तक नहीं करूंगा। अभी तेरा तू अपना मेंटेन बुक्स करके लेकर आएगा। अभी एग्जांपल है, हम लोग सबसे कॉमन चीज हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी। बहुत जन मेंटेन करते हैं। भाई क्या मेंटेन करते हैं, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। क्या क्या कहीं लिखा है परसेंटेज कितना होना चाहिए, 5%, 10%, कुछ भी करते हैं हम लोग। कुछ समय 10% आरडीडी, कुछ समय 5% आरडीडी। क्या जेन्युइन है? अपने हिसाब से कर, तो अलाउड नहीं होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स मना कर देता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे हो। ये क्या है 10% आरडीडी मतलब क्या? मेरे को लगता है 10% लोग नहीं देंगे ना, मेरे को लगने से क्या मतलब है? कोई ऐसा रूल है आपको? जो भी है वो एक सिस्टमैटिकली का। सिमिलरली डेप्रिसिएशन, एक जमाने का कौन से ग्राउंड्स पर आप डेप्रिसिएशन करते हो? आप बोलते लैंड एंड बिल्डिंग का 10% डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिशिएट होता है? कौन बोला, कौन ये सब करने को? अपने हिसाब से। तो वो सबके लिए रूल्स चाहिए ना, नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। हम लोग के टाइम पर ऐसे बोलते थे मशीन का डेप्रिसिएशन कितना, अभी जैसे तू बोलेगा 10% होना चाहिए, देखो मैं पूछूंगा कितना होना चाहिए, 10%। क्यों? देखो ऐसे बोला, क्यों? तो हम लोग का मशीन चलता है तो होता है कितना, कितना घंटा चलता है, रोज का कितना घंटा चलता है? तू बोलेगा मेरा रोज का 8 घंटा चलता है, इससे 10% है। मैं तो मशीन मेरा 16 घंटा चलता है तो मैं 20% करूंगा। ये बोलेगा मेरा तो 24 घंटा मशीन चलता ही रहता है तो मैं 30% करूंगा। तो सब अपनी अपनी मर्जी चालू कर देंगे। कौन देखने आता है कौन मशीन कितना चलता है, कितने घंटे चलता है मशीन, सब कौन देखने आएगा? तो उन लोग ने निकाल दिया 10% पर एनम, खत्म। फिर वो तू 5 घंटे चला, 8 घंटे चला, 24 घंटे चला, 10% मतलब 10% लिखना तो पड़ेगा ना, पब्लिक शिफ्ट पर जाएगा। समझ में आया? हर एक अपना अपना रूल्स बनाएगा। दैट वाज मेन कंसेप्ट। एडिशनल डिस्क्लोजर्स, हाँ जहां एडिशनल डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे आप लोग ने आई थिंक किसी ने सुना होगा फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, वो स्टॉक वैल्यूएशन में। ऐसे हर एक डेप्रिसिएशन में था एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। हाँ, तो जहां एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं ना, एक से ज्यादा मेथड्स, वहां आपका डिस्क्लोजर होता है, आपको बोलना पड़ता है। क्या हुआ? जब मेथड ज्यादा हो तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई हम ये मेथड यूज करें, हम ये कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को समझ में आ गया ये कर रहा है। पता कैसे? हाँ, अबे वो तू अकाउंट्स के सम की बात कर रहा है, मैं सम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली अगर समझो, मैं कैलकुलेशन ही चेक करता हूँ, एक्चुअल मुझे लिखना पड़ता है कि वी आर फॉलोइंग डब्ल्यूडीवी मेथड या वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड। ऐसे तो कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पता चलना चाहिए। एंड यू कैन नॉट चेंज एज पर द रूल्स। ऐसे ये साल मैंने लीफो किया, नेक्स्ट मेरे को पसंद नहीं था मैंने फीफो किया, उसके बाद मेरे को पसंद नहीं था एवरेज किया, ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंसी पर। तो जो कर रहा है वही करना है। जैसे आप लोग ने रूल पढ़ा कभी फाइनल अकाउंट्स में, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। याद आया? FIDC ऐसे कभी समझाओ। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सुना है? अभी ये क्यों था विच एवर इज लेस? क्यों? क्यों मोर नहीं? क्यों कॉस्ट प्राइस ही नहीं? दैट वाज अ कंजर्वेटिव अप्रोच प्रैक्टिकली, मतलब दैट्स अ रूल, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ऐसा